सिनेमा ने ना हमें ज़िंदा रखा। लोकल स्टोरीज फॉर ग्लोबल ऑडियंस। हर सिलेक्शन के साथ में एक फेलियर ज़रूर होता है। क्या एक आउटसाइडर फिल्म इंडस्ट्री में आके अपनी जगह बना सकता है? क्या एक आउटसाइडर इतना बड़ा हो सकता है कि वो फिल्मी सिस्टम को तोड़ के इंटरनेशनल मार्केट में चला जाए? क्या वो ऐसा भी कर सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे उसको 50+ अवार्ड्स मिल जाएं, बेस्ट डायरेक्टर का एशिया भर में अवार्ड मिल जाए और वो यहाँ पर काम करे उस सिस्टम के साथ जो उन्होंने खुद ही डेवलप किया हुआ है? ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा और बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा होगा, लेकिन ऐसा रियलिटी में हुआ है। और मेरे साथ है राहत जी, जिन्होंने एक कर दिखाया। वेलकम टू जॉइंट फिल्म साहब। थैंक यू सो मच। ये जो 51 अवार्ड्स और इंटरनेशनल अवार्ड्स है ना, तो यहाँ के अवार्ड्स पे आपको भरोसा नहीं है या वहाँ की ज़रूरत ज़्यादा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी कुछ अवार्ड मिले हैं। हाँ। जी जी, हाँ, हमारी अपने इंडियन टेलीविज़न एकेडमी अवार्ड। पर अब जब आप काम करते हो तो ऐसा सोच के तो नहीं करते कि अब कहाँ अवार्ड मिलने वाला है। ये तो एक रिकग्निशन है जिसकी वजह से एक फिल्म मेकर को जिसे कहते हैं एक बूस्ट मिलता है, आपको और काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। अभी रिसेंटली इसी साल दिसंबर में, मतलब लास्ट दिसंबर में, कुछ महीने पहले ही कोरिया में हमारी फिल्म लव इन वियतनाम जो हमने एक फिल्म बनाई, उसके लिए हमको सियोल ग्लोबल मूवी अवार्ड्स, वहाँ का बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन है। मतलब ये फिल्म फेस्टिवल नहीं है, ये डिफरेंट हो गया। जैसे हमारे यहाँ फिल्म फेयर होता है या जी सिनेमा, इस तरह से उनका वो मूवी अवार्ड्स होते हैं कोरिया के अंदर। पूरे एशिया को लेकर वो लोग मूवी अवार्ड करते हैं। तो उसमें बेस्ट फिल्म एशिया, बेस्ट डायरेक्टर एशिया वो मिला। तो वो और कोरियन इंडस्ट्री के लोग वहाँ पर टॉप मोस्ट जो फिल्म मेकर हैं, और आज के टाइम पे कोरिया काफ़ी ज़्यादा हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो लोग थे। और फिर वो आफ्टर अवार्ड फंक्शन जब पार्टी वगैरह थी, तो वहाँ के सीनियर फिल्म मेकर्स ने आके बोला कि आपकी फ़िल्म देखी, और उसी दिन हमारा प्रीमियर भी था फिल्म का। तो बोले कि ऐसा नहीं लगा कि हम बॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था हम हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं, एक इंटरनेशनल सिनेमा देख रहे हैं। तो वो काफ़ी मतलब अच्छा लगा। आपने जो नाम भी लिए, पहले ये होता है कि कोई भी फिल्म मेकर आता है तो पहले यहाँ पे फिल्म बनाता है, बॉलीवुड की फिल्म बनाता है, फिर कई साल लग जाते हैं, फिर उसको लगता है अब कांस भी जाना चाहिए, अब वहाँ भी कुछ करना चाहिए और वहाँ से भी अवार्ड मिल जाए, कुछ हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आपने जब ये पहली फिल्म से ही चौका लगा दिया, तो ऐसा नहीं कि यहाँ के फिल्म मेकर टिप्स मांग रहे हो कि भाई हमें भी बता दो कि कांस में कैसे मिलता है, तुमने पहली फिल्म से ही कर दिखाया। और ख़ास बात ये कि आपका पहले टाइम पे पासपोर्ट भी नहीं था जी, जो आपने बताया। हाँ जी, हाँ जी, है ना, तो मतलब ये ट्रैवल नहीं कर पाया, फिल्म ट्रैवल कर गई। हाँ बिल्कुल। मैं एक्चुअली जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं काफ़ी साल पहले यहाँ पर आ गया था, मतलब 2007-8 में। तो मैंने पासपोर्ट नहीं बनाया हुआ था, और जब मैंने ये फिल्म बनाई आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें सौरभ शुक्ला जी और रघुवीर यादव ऐसे सीनियर एक्टर्स थे, तो वो फिल्म लंदन में उसका प्रीमियर जो है फिक्स हो गया, पर मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। तो सौरभ जी गए थे और उन्होंने वहाँ मीडिया के सामने ये नोट पढ़ा था कि ये फिल्म जो है कश्मीरी यंग फिल्म मेकर ने बनाई है जिसके पास पासपोर्ट नहीं है। तो उसके बाद पासपोर्ट बना, फिर हम अगली फिल्म जो थी वो मंटोस्तान, उसके साथ हम कान्स गए पहली बार। तो जैसे में हम बात कर ही रहे थे पहले, ये कभी सोचा नहीं था कि कान्स जाएंगे, या ऐसा कोई प्लानिंग करके नहीं आए थे। अब आप तो यहाँ फिल्म स्कूल चलाते हो, तो बहुत लक्की होते हैं ऐसे बच्चे जो फिल्म स्कूल जाके पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं, उनको एक चैनल मिलता है। हम तो बहुत ही फार फ्लंग एरिया से आए हैं। मैं हिंदुस्तान के आखिरी जैसे कहते हैं ना, आखिरी डिस्ट्रिक्ट जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, जो आदि पाकिस्तान के अंदर आदि हिंदुस्तान में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो हम लोग पहाड़ों में, जहाँ पर कोई रिसोर्सेज नहीं थे फिल्मों के, बस एक पैशन था कि जहाँ ना, तब तो ये मोबाइल वगैरह भी नहीं होते थे, और ना वहाँ कोई मूवी थिएटर था ना कुछ था। मूवी थिएटर में मूवी देखने के लिए आपको 250 किलोमीटर दूर जाके मूवी देखनी है, तो कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से हम लोग आए थे। तो कान्स या ऑस्कर्स या ये सब चीज़ें हमें पता ही नहीं थी। तो इतने आइसोलेटेड प्लेस में रहने के बाद ये जो फिल्मी कीड़ा बोलते हैं, ये आया कैसे फिर? सो बेसिकली ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हम लोगों के बचपन की। हम लोग जब हम 9th-10th में पढ़ते थे, तो उस वक्त ना पूरा आतंकवाद का माहौल था वहाँ पर। मतलब ये माहौल था कि शाम को 6 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाते थे। अब उस पूरे माहौल में ना हमारे पास जो रे ऑफ होप थी, जो उम्मीद की किरण थी, वो सिर्फ फिल्म थी। क्योंकि वहाँ पर उसी ज़माने में नया नया केबल चैनल्स आए थे, अगर आपको याद हो, ये 90s की बात कर रहा हूँ। तो केबल टीवी का नेटवर्क सब जगह आ गया था। तो हम लोग घर में बैठ के, बाहर फायरिंग चल रही होती थी, अंदर वॉल्यूम कम करके मूवीज़ देखते थे। तो मूवीज़ में जो एक हीरोइज़्म आप देखते हो, आप हीरो डरता नहीं है किसी से,
उसको चारों तरफ से सिचुएशंस घेर लेती हैं, विलन घेर लेता है। और जब हमारी 90s की और 80s की जो फिल्में होती थी तो वो ना हमें हमारे अंदर का हीरोइज्म जगाती थी, तो हमें डर नहीं लगता था किसी चीज़ से। हमें मतलब ये आपको फिल्मी बात लगेगी लेकिन ये सच है कि मैं आज खुद भी सोचता हूँ कि आज हम छोटी छोटी चीज़ों से भी डर जाते हैं। उस वक्त हम सब टीनेजर्स जो थे हम डरते ही नहीं थे। हमें इस चीज़ का डर ही नहीं होता था। हमारे पड़ोस में आज ब्लास्ट हो गया, इतने तेज़ तेज़ ब्लास्ट होते थे कि सिर्फ आवाज़ से हमारी खिड़कियों के शीशे टूट जाते थे। लेकिन सिनेमा ने ना हमें ज़िंदा रखा और हमने वहीं तय कर लिया। तो मेरे एक पार्टनर हैं तारिक खान, जो काफ़ी साल से हम साथ में काम कर रहे हैं। वो जब मुझे मिले ना, मैं 9th क्लास में पढ़ता था, उनका और मेरा पैशन सिमिलर था। उससे पहले मैं फ़िल्में देखना और फिल्मों के बारे में बातें करता था, लेकिन कोई दूसरा लड़का उस टाइम करता नहीं था, क्योंकि हमारे क्लास के आए दिन ऐसा होता था, पता चलता आज क्लास से ये लड़का बंदूक उठा के चला गया, आतंकवादी बन गया। फिर पता चलता स्कूल का, ये जिस दिन स्कूल जाते थे एक नई खबर सुनने को मिलती थी, आज वो लड़का चला गया। फिर ये पता चलता था वो जो 3 महीने पहले गया था वो उस बॉर्डर पे मारा गया या उस जगह मारा गया। तो ऐसी लाइफ में फिर वो एक लड़का जो मुझे मिला, वो भी इक्वली पैशनेट था। उसने ज़िंदगी में सोचा हुआ था कि एक बार मैं मुंबई इंडस्ट्री में ज़रूर जाऊंगा, और मैंने भी ऐसा सोचा था। तो हम दोनों ने मिलके पहली बार हमने सब लड़कों को इकट्ठा किया, एक ग्रुप बनाया और 300-300 रुपये का कलेक्शन करके हमने एक कैमरा हायर करके हमने एक फ़िल्म बनाई। और वो तब एडिटिंग नहीं थी, कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, तो हमने फ़िल्म पे भी एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि एडिट कराने कहाँ जाएं, हमारी पहुंच ही नहीं थी, हम छोटी जगह से। तो हमने फ़िल्म को बिना एडिट के सीन बाय सीन शूट किया, मतलब एडिटेड वर्जन ही शूट किया, और हमने 2 घंटे की फ़िल्म बना दी। और वो फिल्म वहाँ के लोकल वीडियो हॉल होते थे जगह जगह, वहाँ पर हम लगाते थे। तो कई कई हफ्तों तक लोग लाइन लगा के आते थे वो फिल्म देखने, मतलब वहाँ पर टिकट नहीं मिलती थी लोगों को। तो वो हमारा पहला बूस्ट था। और हम उसका चंदा करने के लिए जगह जगह जाते थे। तो हम इंडियन आर्मी के एक कैंप में चले गए, और उस वक्त मोस्टली मुसलमान लड़के जो हैं इंडियन आर्मी के कैंप्स के आसपास से भी नहीं गुजरते थे, डर के मारे। लेकिन हम जब वहाँ पहुँच गए तो हमने कहा जी हमें सीओ साहब से मिलना है, तो उन्होंने मिला दिया अंदर। बोले चलो। सख्त सिक्योरिटी होती थी, क्योंकि कोई पता नहीं कौन आतंकवादी हो, कौन फिदाइन हो, जो वैसे वो अपने आप को जो ब्लास्ट कर देते हैं भाई इन लड़कों में से, तो उनको भी अपनी सिक्योरिटी दे। बहरहाल हम अंदर गए, हमने उनको बोला सर, वो आए ऐसे बिल्कुल आप ही की तरह, मतलब ऐसे यंग से थे। बोले कि बताइए। तो हमने कहा सर हम फिल्म बनाने वाले हैं, हमें ना हेल्प चाहिए आपसे। तो वो अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे सर। वो जितनी देर हम लोग वहाँ पर खड़े रहे, हम 4-5 लड़के थे, मैं और तारिक और 2 लोग, जितनी देर हम खड़े रहे वो खड़े हो गए। कहते हैं यार मैं सल्यूट करता हूँ तुमको, इस माहौल में जहाँ पर बच्चे आतंकवादी बन रहे हैं, जहाँ हालात ऐसे हैं, तुम लोग ये सोच रहे हो। तो उन्होंने हमको 500 रुपये दिए, तो वो हमें आज भी याद है। तो उन्होंने कहा कि तुम जैसी फिल्म मर्जी बनाओ, लेकिन जो भी बनाओगे मुझे ज़रूर दिखाना, क्योंकि ये तुम्हारा कदम ही बहुत बड़ी बात है। तो वो एक्चुअली पहला वो था हमारा, जब हमने वो बनाई, उसको थिएटर में लगाया, ये सब किया। मेरे को लिखने का शौक़ बचपन से था, मैं शायर था एक्चुअली बचपन से। मेरे नाना बहुत बड़े शायर थे, तो उनकी वजह से मैं उनकी शागिर्दी में शायरी सीखी थी, उर्दू शायरी। तो उसकी वजह से मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ रुझान था। तो अब जब उनके पास पहुंच गए, तो प्रदीप खन्ना जी उनका नाम था, तो उन्होंने मेरे को फॉर्मेट जो स्क्रिप्ट राइटिंग का होता है वो उन्होंने मुझे बताया। जो फिल्म फॉर्मेट होता है, मुझे फॉर्मेट नहीं पता था। मैं लिखता था नॉवल की तरह, सीन ऐसे लिख देता था, फिर हम बना भी लेते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि बेटा ऐसे लिखना, तो पूरा उन्होंने फॉर्मेट बताया। तो मुझे आज भी याद है 13 एपिसोड का सीरियल लिख। फिर एक बार एक साहब थे वहाँ पर, उन्होंने हमें बुलाया, तो उनको दिख गया छोटे छोटे लड़के हैं, हम थे भी नहीं, 18 साल भी नहीं थे पूरे। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को यहाँ कोई टीवी सीरियल या कोई टेली फिल्म ऐसे नहीं दे देगा, ये सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप जाओ अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी करो। तो हम वहाँ से निकले दूरदर्शन से, और एक ब्रिज है जम्मू में ऊंचा, जहाँ पर नीचे पूरा शहर दिखता है, उसके ऊपर खड़े हुए हमने कहा यहाँ हमें कोई नहीं समझेगा, अब मुंबई जाना पड़ेगा। तो उस दिन हमने डिसाइड किया, मायूसी तब भी नहीं आई? ना, वो तो कभी सवाल ही नहीं। तो हमने कहा नहीं, अब तो हमें मुंबई जाना है। और हम सीधा 3 लड़के, उनमें से बाकी छट गए, ऑब्वियसली हर कोई हिम्मत नहीं कर पाता। फिर हमने कैसे तैसे जुगाड़ लगा के हमें झूठ बोलना पड़ा इनफैक्ट घर पे। तो हमने वो दूरदर्शन में जब हम एंट्री करते थे तो बाहर एक स्लिप मिलती थी, उसका हमने लेटर हेड बनाया, उस पर चिट्ठी लिखवाई दूरदर्शन की तरफ से, और घर पे पोस्ट करवाई कि भाई हमें काम मिल गया है, नहीं तो घर वाले जाने नहीं देते। ऐसे करके हम जब वहाँ से हम निकले तो पूरे गाँव वाले जो हैं हमें बस तक छोड़ने आए हैं, और
लोग कह रहे हैं कि ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है कि इस जगह से निकल के कोई जो है जा रहा है, जा उसको रहा काम है। मिल गया। हाँ, और हम तीनों को पता है कि कोई काम नहीं मिला, हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है। और हम फिर जैसे जैसे करके ट्रेन से हम अपना मोहम्मद अली रोड जो है वहाँ पहुँचे हैं, और वहाँ पर वो एक नूर मोहम्मदी होटल है, उसके ऊपर एक लॉज में हम कुछ दिन रहे। हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है, सिर्फ जूहू बीच का नाम सुना था, वहाँ पहुँचे। वहाँ एक शख्स मिला, उसने हमें बोला पृथ्वी थिएटर आओ, पृथ्वी थिएटर गए। तो ऐसे करके एक एक कड़ी जुड़ती गई। और मुझे याद है पहली बार महेश भट्ट जी के ऑफिस गया, और तो ऑब्वियसली तब नहीं मिला। फिर बहुत साल बाद मैं उनके लिए कुछ शूट कर रहा था, एक बायोग्राफी, तो मैंने उनको बताया, तो बहुत हंसे। वो बोले यार नहीं होगा। मैंने कहा मैंने आपका दरवाज़ा खटखटाया था, तो बोले मियाँ थोड़ा ज़ोर से खटखटाना चाहिए था। अगर वो बातें तो ऐसी करते हैं, बड़ी जी खूबसूरती। लेकिन आप कैमरे के सामने भी रहे, जी है ना? जी। तो कैमरे के सामने रहना और कैमरे के पीछे रहना, ये तय क्यों किया? मैं अभी भी करता हूँ एक्टिंग, मतलब अभी हमारी एक फ़िल्म है जो मैंने बताया, इस बार हम कान में ओपन करने वाले, उसमें भी काफ़ी अच्छा किरदार मैंने किया। बीच बीच में जब लगता है कि मतलब ये जस्टिफाइड है ये कैरेक्टर, तो एक्टिंग का पैशन तो है वो, तो मतलब शुरू में जब आए थे, इनफैक्ट एक्टर बनने आए थे। फिर मेरी राइटिंग की वजह से जो है डायरेक्शन की तरफ भी चल पड़े, तो ये हो गया। तो दोनों में अपना एक सेटिस्फेक्शन है, आप भी समझते ही हैं। फिल्म लिखना, फिल्म बनाना, उसको क्रिएट करना, उसका अपना एक सेटिस्फेक्शन है। उसमें पेन बहुत है, लिखने बनाने में ना पेन, दर्द बहुत है। वो बिल्कुल माँ जैसा प्रोसेस है कि आप बच्चा पैदा करने के लिए, दुनिया को तो अच्छा लगता है, लेकिन आपको थ्रू आउट पेन से गुजरना है, पूरा पेन से गुजरना है। एक्टिंग परफॉर्मिंग आर्ट है, तो उसमें मज़ा बहुत है। एक्टिंग इज़ लाइक डांसिंग, लाइक क्रिकेट खेलना, वो कुछ भी होता, मतलब आप जब वो करते हो उसमें आपको ना पेन नहीं होता, उसमें आपको तकलीफ नहीं होती, उसमें मज़ा एक्सप्लोर करते हो, तैयार चीज़ें मिलती हैं, हाँ उसको तैयार एक्सप्लोर मिलती हैं, तो उसमें खेलने में मज़ा आता है। आप कुछ नया क्रिएट करते हो, तो वो दोनों चीज़ों का अपना एक मज़ा है। जो आपने एक सिस्टम अपना ही डेवलप किया कि यहाँ पर होता है कि फिल्म रिलीज़ होती है, हिट होती है, फिर इंटरनेशनल जाती है। आपने शुरुआत ही इंटरनेशनल गेटवे से की। जी जी। तो ये इत्तेफाकन था, प्लान था, किस तरह से हुआ ये सो कि मैं बेसिकली लेके जाऊंगा और इस तरह से करूँगा, और फिर उसका एकदम कंटिन्यूटी में आपने फिर वही रखा? नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये शायद इत्तेफाकन था, शायद लक था, मैंने नहीं सोचा था। ये ज़रूर था कि जब हमने ये फ़िल्म बनाई सौरभ जी के साथ में, जो आइडेंटिटी कार्ड, तो उस टाइम पे फ़िल्म का जो टेस्ट था ना, वो इंटरनेशनल था। मतलब फ़िल्म जिस तरह से बनी थी, बट इतनी समझ मुझे डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे नहीं थी कि ये कहाँ के लिए सही है, कहाँ के लिए नहीं। तो इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा अच्छा उसका रिस्पांस मिला। उसका रीज़न यही था कि उससे पहले भी मैं काम कर रहा था, बट वो ना रूटेड नहीं था। तो वो मेरा अपना रूटेड था, मैं जहाँ से हूँ वहाँ की कहानी थी, वहाँ का मुद्दा था, तो वो कनेक्ट कर गई लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में। और दूसरी बार हमने जब मंटोस्तान बनाई, तो तभी भी ये था कि मंटो की कहानियाँ पढ़ी, बहुत ज़्यादा दिल को हॉन्ट किया उन कहानियों ने, क्योंकि दंगों की कहानियाँ थी 1947 की, तो हमने बना ली। उस टाइम तक ये नहीं सोचा था कहाँ जाएगी, क्या नहीं जाएगी। लेकिन हम कांस चले गए, कांस में काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, फिर उसके बाद अवार्ड मिलना शुरू हो गए। तो और उससे क्या हो गया, एक इंटरनेशनल मार्केट खुलना भी शुरू हो गई। ये प्लान नहीं था। उसके बाद हमने प्लान करना शुरू किया, जब थोड़ा थोड़ा मिला, तो फिर हमें लगा नहीं, यहाँ हम ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हमने तकरीबन मैक्सिमम फिल्में हमने कान में जाके, चाहे हमें फर्स्ट लुक या पोस्टर भी लॉन्च करना था, वहाँ जाके हमने किया, क्योंकि उससे एक इंटरनेशनली मीडिया में आपको एक रिकग्निशन मिल जाता है, आपकी फ़िल्म को, लोगों को पता चल जाता है कि ये फ़िल्म आने वाली है। तो ये फ़िल्म हम जब शूट कर रहे थे ना, तो जब कोई सीन बड़ा अच्छा हो जाता था, तो वो कहती थी कि हाँ ये फ़िल्म ना कान जाएगी। और हम लोगों को अंदर से हंसी आती थी खुद को ही कि यार ये इतनी बड़ी बात बोल रही है, ये तो मतलब हमारी रीच से बहुत बाहर की बात है। तो हम कुछ बोलते नहीं थे, बट कुछ किस्मत का करना ऐसा था, या मैं कहता हूँ सोनल का ही शायद ये मैनिफेस्टेशन था। हमने तो मैनिफेस्ट भी नहीं किया ऑनेस्टली, हमने तो सोचा ही नहीं, मतलब ड्रीम ही नहीं देखा इस चीज़ का, कि 3-4 महीने ही गुजरे और हम कांस पहुंच गए फिल्म लेके। फर्स्ट टाइम ही पासपोर्ट बना, तब मेरा पासपोर्ट का रास्ता ईजी हुआ, पासपोर्ट ईजी किया सरकार ने। मैं पासपोर्ट ऑफिस गया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बन जाएगा, बन गया, सब चीज़ें आसानी से हो गई और हम कांस पहुंच गए। और वो फिल्म होने के बाद फिर तो मतलब जब हम वो फर्स्ट कांस में काफ़ी अप्रिसिएशन हो गया था, तो उसके बाद फिर जो भी एक्टर्स ने काम किया, तो वो भी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कान जाने के लिए एक्टर काम करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि प्रोजेक्ट देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कितना पोटेंशियल है, ये इंटरनेशनली कितना जा सकता है, तो हम लोग भी उनको यही बताते हैं कि
ये फिल्म हम बना रहे हैं, हम इसको इंटरनेशनल लेके जाएंगे, ये करेंगे। बहुत सारी फिल्में हम कांत नहीं लेकर गए, तो उसकी वजह से कई सारे एक्टर मेरे से नाराज़ भी हुए जो और भी पॉपुलर एक्टर थे जिनको जाना था। लेकिन अब हर फिल्म हर जगह फिट नहीं होती है, तो ऐसा नहीं, हमने 20-25 फिल्में बनाई होंगी, उसमें से 3-4 हम। लेकिन ये प्रोफाइल बनने से पहले भी शुरुआत में आप एक्टर को पिच करते थे जी, तब क्या कन्विक्शन होता था आपका? क्यों मान जाते थे वो आपकी बात? हाँ, आप नए भी थे, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, जी जी जी, कोई बहुत बड़ा बजट भी नहीं रहा होगा ऑब्वियस। नहीं था। फिर क्या बात थी? तो बेसिकली जब मैं ना पहले टीवी चैनल में काम करता था, और फिर मैंने 2008-9 में मैंने एक फ़िल्म किसी प्रोड्यूसर के लिए बनाई, बट वो कई सारे कारण से फ़िल्म जो है उसके रिव्यू भी अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन वो फिल्म बाहर नहीं आ पाई अच्छे से। फिर उसके बाद सेकंड फिल्म में वो जो प्रोड्यूसर थे वो खुद ही, उनको एक्टिंग का शौक था, तो उन्होंने कहा मैं एक्टिंग करूँगा, तो फिल्म का भी कुछ हुआ नहीं, डिज़ास्टर हो गई फिल्म। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि या तो मुझे घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि पीछे घर पे ठीक ठाक कामकाज था ही। तो अब या तो, अगर मैंने ये बैठ के सोचा कि मैं क्यों आया हूँ और मैं क्या बनाना चाहता हूँ, तो तब मुझे समझ में आया कि यार मैं अगर अपनी मन मर्जी की फ़िल्म नहीं बना रहा और मैं किसी और के लिए फ़िल्में बना रहा हूँ, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा नहीं, या तो मैं बहुत पैसा भी नहीं कमा रहा कि मतलब मेरे पास मर्सिडीज़ खड़ी हैं और घर खरीद लिया, ऐसा भी नहीं था। तो ये दोनों तरह की स्ट्रगल क्यों करनी, तो फिर एक तरह की स्ट्रगल करते हैं। तब फिर मैं वापस अपने रूट्स की तरफ गया। तब मैंने ये सब छोड़ के मैं फिर जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, जिसके साथ अब मैं काम करता हूँ, वो ये लाइन छोड़ चुके थे, क्योंकि मैं मुंबई आ गया था, उन्होंने छोड़ दिया था, वो अपना कुछ काम कर रहे थे। तो मैं अपने घर गया, मैंने उनको बुलाया, फिर मैंने अपने भाई से, अपनी मम्मी से, घर वालों से बात की कि हम अपनी फ़िल्म बनाएंगे। तो हमने ऐसा आपस में चंदा किया, फैमिली में, दोस्त के साथ, ऐसे करके, और इस तरह से करके हमने एक ग्रुप बनाया। फिर एक और यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं जो हमारे साथ काम करती हैं, वो मिली। तो हम लोगों ने ना, जो लाइक माइंडेड लोग थे, थोड़े से पैसे इकट्ठे किए और एक्टर्स के पास मैं पहुँच गया। मैं सबसे पहले सौरभ शुक्ला जी के पास गया, उनको कहानी उनको मैं सुना चुका हुआ था पहले, तो उनको बहुत पसंद थी। तो उनको मैंने यही बात जो आपने मेरे से पूछा कि पैसे, तो मैंने कहा पैसे नहीं है, उतने ही पैसे हैं जितने में फ़िल्म शूट हो सकती है, एक्टर्स को देने के लिए नहीं है, बट मैं आपको, मैंने कॉन्फिडेंस से जाके बोलते, मैं आपको इसमें पार्टनर बनाऊंगा, मैं आपको एक शेयर दूंगा, एक परसेंटेज दूंगा, और हर एक्टर का 1%। मैंने एक मॉडल तैयार कर लिया था। अभी तक जितनी भी आपकी बातें सुन रहे हैं, जर्नी सुन रहे हैं, तो लग रहा है कहीं भी आप जा रहे हैं तो बस आपको सिलेक्शन मिलता जा रहा है, आपको सक्सेस मिलती जा रही है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता रात भाई कि रिजेक्शन ना मिला हो, फेलियर ना मिला हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। देखिए, हर सिलेक्शन के साथ में एक फेलियर ज़रूर होता है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि इस सारे प्रोसेस में ना एक अलग तरह का स्ट्रगल होता है कि आपको रिकग्निशन तो इंटरनेशनल मिल रहा है, आप जा रहे हो बड़ी बड़ी जगहों पे, लेकिन अपने यहाँ बॉलीवुड के अंदर, बिकॉज हम बॉलीवुड से बिलोंग नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूँ, ये अभी पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, मुझे शायद बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बट पर्सनली मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम किसी यहाँ के किसी के बच्चे होते तो हमें सर पे बिठाया होता सबने, जितना कुछ हमने इंडिया के लिए एज अ फिल्म मेकर अचीव किया। हमारी एक फिल्म ऑस्कर में भी गई थी, हमारी एक जो कंट्री ऑफ ब्लाइंड, और उसकी स्क्रिप्ट ऑस्कर लाइब्रेरी ने एक्वायर की एज अ स्टडी मटेरियल। वो एक स्ट्रगल जो होता है ना, सबसे बड़ा स्ट्रगल आपका अपने घर पे होता है। बाहर तो दुनिया को लग रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन जिसको हम घर मानते हैं, जो बॉलीवुड है, इसके अंदर रिकग्निशन नहीं है। इसके अंदर अगर मैं बोलूँगा कि आज मैं किसी बड़े एक्टर के पास जाऊं और मैं बोलूं कि सर मैं एक बड़ी फिल्म बनाना चाहता हूं और ये है, तो वो शायद इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक डर और होता है बॉलीवुड के लोगों में कि ज़्यादा सेंसिबल डायरेक्टर की फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, कि ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी कि नहीं करेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है कि बहुत ही इंटेलिजेंट या बहुत ही सेंसिबल अगर डायरेक्टर है तो इससे थोड़ा बच के रहो। तो हम तो मतलब अब ये हो जाता है कि हम ये कहते हैं कि भाई हम ऐसी भी फिल्म नहीं बनाते जो लोगों को समझ में ना आए। एक तो होता है कि कुछ लोग ऐसी फिल्म बनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आर्ट हाउस होती है, जो आम ऑडियंस की समझ ही नहीं आती, लेकिन वो फेस्टिवल में लोग उसको देखते हैं, पसंद करते हैं। बट हमारी फिल्में ऐसी नहीं, हमारी तो हर एक फिल्म तकरीबन OTT पे है, तो OTT में तो वही ऑडियंस है जो ये है। तो वो एक स्ट्रगल है, जो आप स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, वो उस तरह का स्ट्रगल है। हमें भी, हम भी बड़ी फिल्में बनाना चाह रहे हैं जो जिनमें कहानियाँ भी पाथ ब्रेकिंग हैं। जिस तरह से धुरंधर उन्होंने बनाई, हमारे पास भी ऐसी कहानी, मतलब मेन स्ट्रीम में भी आए और सेंसिबल भी हो। जो आज धुरंधर देखिए ना, उसमें कोई
कोई न्यूडिटी नहीं थी, कोई आइटम सॉन्ग नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन उस फिल्म ने कितना बड़ा बिजनेस किया, क्योंकि ऑडियंस को चाहिए, लेकिन ऑडियंस तक पहुंचने दें हमें तो। अब क्या है, हमें फेस्टिवल्स का रूट इसलिए अपनाना पड़ता है क्योंकि हमें फिर एक सेंसिबल कहानी, एक थोड़े डिसेंट एक्टर लेके हमें ऐसा घूम के आना पड़ता है एक OTT तक। तो फ्यूचर में तो हम लोग भी चाह रहे हैं भाई हम थिएट्रिकल फिल्म बनाएं और रीच बढ़े, क्योंकि आप अपनी कहानी कहते हो तो आप चाहते हो रीच बढ़े, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जो एक्टर यहाँ पर करेक्टर रोल करते हैं या छोटे छोटे रोल करते हैं, जैसे कमाल कमाल के एक्टर का नाम लिया आपने, वीरेंद्र सक्सेना हो गया, विजेंद्र काला हो गया, सौरभ शुक्ला हो गया, रघुवीर यादव हो गया, उनको आप सेंट्रल करेक्टर करके और मेन करेक्टर लेके इंटरनेशनल जाते हो, तो आपके मन में ये खौफ पैदा नहीं होता कि यार इनको वो जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं, एक्चुअली हाँ जी, इंटरनेशनल सिनेमा में ना एक्टर मैटर करते हैं, नाम मैटर नहीं करता। ओके, परफॉर्मेंस मैटर करती है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमने जब अभी वियतनाम में फिल्म बनाई तो हमें ये पता चला जब हम वहाँ गए कि वो बॉलीवुड से किसी को नहीं जानते। अच्छा। तो हाँ, तो वहाँ पर मैं चला जाऊँ या सलमान खान चले जाएं या शाहरुख खान चले जाएं, उनको कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। अब देखिए, हमारे बिल्कुल पास के देश हैं जो हमारी फिल्में ही नहीं देखते। हमें लगता है कि हमारी फिल्में पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन वो दुनिया में हमारे डायस्पोरा के लोग जो होते हैं, जो हमारे इंडियन लोग हैं जहाँ वो देख रहे हैं। अभी तो इंडिया भी पूरा नहीं देखता। इंडिया भी नहीं देखता। अब तो जो यंग जनरेशन इंडिया की है वो तो देखते ही नहीं है, वो तो फॉरेन फिल्म्स देखते हैं। अब वियतनाम जैसी कंट्रीज़ में, कोरिया जैसी कंट्रीज़ में हमारी मूवीज़ नहीं दिखी जाती, जबकि हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री हैं, हम दुनिया की नंबर्स में तो नंबर 1 सबसे ज़्यादा फिल्में हम बनाते हैं, हॉलीवुड से भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी लोग नहीं देखते। तो वही है। जो बचपन आपका गुजरा, जिस जगह पे गुजरा, और आपने बताया कि वहाँ पे इतनी दिक्कतें थी, जो कश्मीर के नाम से उस टाइम के खास तौर से अगर हम देखें तो हर कोई खौफ खाता है, उस दौरान की किन चीज़ों ने आपको जो रखा, वो प्रेरित रखा कि यार अब मैं ऐसी कहानी बनाऊंगा, या कहानियों पे उन चीज़ों का कितना असर था? देखिए, सिनेमा जो है ना, वो कहीं ना कहीं फिल्म मेकर का अपना एक रिफ्लेक्शन होता ही है। जैसे अब कोई ऑथर है तो उसकी किताब जो है उसमें कहीं ना कहीं उसका खुद का एक किरदार ज़रूर होता है। तो मैंने बहुत पहले एक वर्कशॉप की थी, एक जर्मन फिल्म मेकर है, वो भी ऑस्कर विनर। तो उन्होंने 2 चीज़ें बड़ी अच्छी बताई थी जो मेरे को समझ में आ गई, कि फिल्म मेकर 2 जगह से फिल्म बनाता है। एक तो अपनी पर्सनल लाइफ से, जो उसने देखा है, महसूस किया है, या उसने सुना है, या आसपास का जो माहौल होता है, या हमने कोई इंसिडेंट देखा, फलां जगह ये हुआ तो हम उस पर रिसर्च करते हैं। और सेकंड होता है कि आप लिटरेचर पढ़ी, आपने कोई कहानी, कोई किताब पढ़ी, कोई कहानी पढ़ी और आपको बहुत अच्छी लगी, फिर आप उसका अडेप्टेशन करते हो। तो ये 2, तो मैं भी ये 2 ही जगह से करता हूँ। इसके अलावा मतलब मैं वैसे कभी नहीं करता कि 2-3 फिल्में तोड़ के एक फिल्म बनाना है। तो मैं या तो मैं जैसे अभी मंटो की कहानियाँ हैं, चुगताई की कहानियाँ हैं, या शेक्सपियर की कहानी हो, या कुछ भी हो, मैं या तो एक कहानी वहाँ से लूँगा, या फिर जो मेरे पर्सनल लाइफ में मैंने, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे उस जर्नी में आप यहाँ पर इतने साल से रह रहे हैं, 15 साल से, तो जो चीज़ थोड़ी सी रिलेट कर जाए, तो कई बार क्या होता है, आपको पूरी कहानी नहीं मिलती लेकिन एक किरदार मिल जाता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में आपने काम किया तो क्या होता है, आप ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू समझ चुके हो, अब उसी तरह का आप सिनेमा बना लगते हो, और आप कहते हो कि अब मैं मेन स्ट्रीम भी बनाना चाहता हूँ। तो बॉलीवुड की समझ, ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशन है, आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में कहीं गैप नहीं आ जाएगा और आप इसको भरपूर कर पाओगे? नहीं, गैप, जी, नहीं गैप नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कांस तो हम पहुंच गए तुक्के से, और फिर एक रास्ता मिल गया। बचपन से तो हम वही बॉलीवुड देखते आए हैं। अच्छा। हम जो जैसे मैंने आपको बताया कि 90s में जब वो होता था, तो हम उस टाइम पे तो हम वही मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में देख रहे होते थे, वो 80s की फिल्में। तो बॉलीवुड तो हमारे अंदर हमेशा से बसा हुआ है, हर चीज़ में म्यूज़िक, हर गाने हैं, वो सब चीज़ें, एक हीरो, एक विलन, तो कहानियाँ तो वही हैं। और वो जो बॉलीवुड का जो एक ऑडियंस, आज भी जब बॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्म लगती है तो मैं जाता हूँ देखने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं वो सिर्फ आर्ट हाउस सिनेमा देखता हूँ। वो जो मतलब जो फैमिली के साथ आप मूवी देखने जाते हो, वो वही होता है। अभी जब धुरंधर लगी तो हमने मतलब ऐसे वेट करके लोग गए हैं देखने, और हम लोगों को भी मज़ा आता है वो सब देखने में, और वो क्रिएट करने में हम भी लार्जर देन लाइफ सिनेमा समझते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, हर जगह पे एक जैसे कहते हैं कि एक अलग रिक्वायरमेंट होती है ना। अभी जैसे हम एक इंटरनेशनल उसके लिए फ़िल्म बना रहे हैं, तो हमें फिर वो फॉरेन ऑडियंस को भी माइंड में रख के तो सटल चीज़ें करनी पड़ती हैं, कि हम ओवर द टॉप ना करें, वो लोगों को फिर उस पर हंसी आती है, वो लोग मतलब उसको ज़्यादा ड्रामेटिक ना हो। इमोशनल ड्रामा। हाँ, तो ड्रामा हो भी तो रियल लगे ड्रामा की, हाँ रियलिटी है।
लेकिन कैसे बॉलीवुड को, और बॉलीवुड में भी अभी आप रीसेंट एग्जांपल्स देखें तो जिस फिल्म में आप थोड़ा रियलिज्म भी हो और फालतू का मतलब वो बेवकूफ़पना नहीं हो के उसके साथ आप सब कर सकते हो, आप एक्शन बनाओ, आप ड्रामा करो, सब कर सकते हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग है, सिनेमा तो सिनेमा ही है। अब जिस तरह से अभी कुछ सालों में हमने खास तौर से देखा है कि सिनेमा का भी जो एक फ्लेवर है वो चेंज हुआ है, मेकर्स की तरफ से भी हुआ, ऑडियंस का भी एक्सेप्टेंस आ गया है, बिल्कुल एक्टर्स को लेकर भी, आउटसाइडर को लेकर, और फिजिकल जो एक पहले एक ट्रेडिशनल वे था उसको बिल्कुल ब्रेक कर दिया गया, एक हीरोइज्म को भी ब्रेक किया गया, अब करेक्टर बेस्ड होने लगा है चीज़। जैसे आपने धुरंधर का भी नाम लिया तो उसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं और सबकी अपनी एक कहानी है, सबकी अपनी है कहानी, ना, और सबको रिकग्निशन मिला है, बिल्कुल सबको रिकग्निशन मिला। तो ऐसे में अब लग रहा है कि आउटसाइडर के लिए अब चांसेस क्रिएट हो रहे हैं धीरे धीरे, वो भ्रम टूट रहा है। नहीं, बिल्कुल हो रहे हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि जो हमारा जो इंटरनेट का बूम इतना ज़्यादा हुआ है और हमारे पास इतने सारे एवेन्यूज़ जो हो गए हैं कि आज लोग, कई लोग तो अपनी शुरुआत यूट्यूब से करते हैं, वो यूट्यूब पे फेमस हो जाते हैं तो लोग उनको पिक कर लेते हैं, कोई इंस्टाग्राम से करता है, सोशल मीडिया में इतना सारा आपके पास स्कोप है, तो लोगों के पास ना काफ़ी सारा रास्ते खुल गए हैं अपने आप को आगे लाने के लिए। तो आई थिंक सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन चीज़ों की वजह से काफ़ी हेल्प हो रही है। और दूसरा ये है कि अब फिल्म मेकिंग इतना हैंडी हो रही है कि अभी किसी, जैसे हम लोग अभी हिमाचल शूट करने गए थे, शिमला से आगे एक जगह दूर जगह थी, वहाँ जिस घर में हम शूट कर रहे थे तो अब हमें लगा यार इन लोगों के लिए तो बड़ी एलियन बात होगी फिल्म और ये सब हम शूट, उनका बेटा जो है वो आया, उसने अपने वीडियोस जब शूट किए हुए दिखाए, हम हैरान रह गए, इतने बढ़िया क्रिएटिव वीडियो उसने शूट करे हुए थे। तो उसने बोला मेरे को ये बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो अपने कैमरास भेज देते हैं, मैं यहाँ पहाड़ों में शूट करता हूँ, और कमाल का शूट, मतलब अनबिलीवेबल शूट किया हुआ था उस लड़के ने, और वहाँ गाँव में रहता है। आपकी जो शुरुआत हुई आइडेंटिटी कार्ड से, तो अब अगर मैं बोलूं कि आप अपने आप को डिफाइन करो एज ए फिल्म मेकर, तो आप अपने आप को कैसे डिफाइन करो, किस तरह के फिल्म मेकर हो आप? ये तो मुश्किल क्वेश्चन है। मैं अपने आप को डिफ़ाइन करना तो बहुत ही मुश्किल, मैं अभी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। ओके। तो हाँ, तो अभी देखो फिल्म मेकिंग की जर्नी में जिसे कहते हैं कि मैं भी कहानियों के साथ अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता लोग किस चीज़ से कनेक्ट करेंगे। मैंने तो तरह तरह की फ़िल्में कोशिश की हैं बनाने की, मोस्टली सोशल रेलिवेंट फिल्में होती हैं, जो सोशल, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई सोशल मुद्दा ज़रूर होता है जो आपको कनेक्ट करे, बट वो इस तरह प्रीची नहीं होती। ये मैंने सौरभ जी से ही सीखा था कि फिल्म कभी प्रीची मत बनाना, उसमें लेक्चर मत देना, लोग बोर हो जाएंगे। अगर इवन तुम्हारी कहानी किसी सोशल मुद्दे पे है तो उसको बस कहानी की तरह कहो, लोगों को मज़ा आना चाहिए देखने में, वो बाद में जाके सोचेंगे हाँ यार ये बात तो सही है। जो इंटरनेशनल ऑडियंस ने आपकी फिल्म देखी पहले और उसमें अवार्ड्स भी मिले, अगर हमारी ऑडियंस को अब देखनी हो तो वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल और कैसे कैसे देख सकते हैं उस पर? जी देखिए, मोस्टली ज़्यादातर फिल्में अवेलेबल हैं कहीं ना कहीं। मंटोस्तान जो है वो आई थिंक हॉटस्टार पे होगी, सॉरी उस, हाँ हॉटस्टार पे भी होगी, शायद अमेज़ोन पे भी होगी। पहले वो नेटफ्लिक्स पे थी 3 साल। और लिहाफ मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा सब लोगों को, ये इंटरेस्टिंग फिल्म है, लोग जिन्होंने देखी है उनको बहुत पसंद आई है। तो लिहाफ जो है वो हॉटस्टार पे है। ओके। उसके अलावा लाइन्स है वो भी हॉटस्टार पे है, और बहुत सारे नाम मुझे याद नहीं रहते। ओके, बाकी Zee नाम 5 मैं पे पूछ कुछ के फिल्में हैं। कोशिश करूंगा जी, कि जी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब नाम शेयर कर दूं हाँ, और हाँ। लिंक भी शेयर कर दूं, जी, 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 ताकि आप लोग भी उस तरह के सिनेमा को समझ पाएं कि जो सिर्फ आपके आसपास रिलीज़ हो रहा है वही सिनेमा नहीं है, इसके अलावा भी ग्लोबली बहुत कुछ हो रहा है, चल रहा है। ओके, तो अब जो नेक्स्ट प्लान है आपके, वो किस तरफ के हैं, किस तरह का आप क्रिएट करने वाले नया कंटेंट? सो बेसिकली दोनों चीज़ें ही होंगी। अभी पैरेलली हम लोग, जैसे मैं आपसे पहले बात भी कर रहा था कि हम लोग वेब सीरीज़ और वर्टिकल ये सब कर रहे हैं एज अ प्रोडक्शन हाउस। हम लोग इस वक्त सब कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने प्रोडक्शन हाउस को एक जैसे कहते हैं फुल फ्लेज स्टूडियो की तरह ये कर लिया है। क्योंकि पहले हम शुरुआत हुई थी एक इंडिपेंडेंट इंडी फिल्म मेकर से, बट अभी हम लोगों ने तकरीबन सारे ही जितने इसके जो वर्टिकल्स होते हैं उस सब में काम कर रहे हैं। मतलब हम लोग वेब सीरीज़ डेवलप कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स के साथ, और छोटे से लेके बड़े सब के साथ कर रहे हैं। वो वर्टिकल सीरीज़ जो माइक्रो ड्रामा है वो कर रहे हैं, कुछ शूट कर दिए हैं, अमेज़ोन के लिए किए हैं, अभी कुछ यूरोप में शूट कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ ये सब काम अलग से चल रहा है, जिसमें मैं ज़्यादातर डेवलपमेंट में हेल्प करता हूँ, या उसको जैसे कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में हेल्प करता हूँ।
बट पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता। जो खुद डायरेक्ट करने वाले प्रोजेक्ट हैं, वो अभी एक फ़िल्म हमने कंप्लीट की है जिसका हम लोग अनाउंसमेंट कांस में करेंगे। और उसके अलावा कुछ एक दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे हैं हम लोग, उस पे लगे हुए हैं। होपफुली शायद इस साल वो हम ले जा पाएंगे। अगर कोई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ये पॉडकास्ट देख रहा हो और उसको रास्ता ना मिल रहा हो, तो उसको आप क्या गाइड करोगे कि कैसे शुरुआत करे, कैसे रिलीज़ करे, क्या प्लान आउट करे? सो बेसिकली अगर आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हो और आपको अपनी फ़िल्म बनानी है या बना ली है, बट पहली बात तो ये बनानी कैसे है, तो बनाने के लिए आजकल बहुत सिंपल तरीके हैं। आजकल तो आप कहीं पहाड़ों में घूमने जाओ तो लोग आपको कैमरा लेके खड़े मिल देंगे आपके वीडियो बनाने के लिए, जिससे आप एक प्रोफेशनल फिल्म बना सकते हो। गिम्बल, कैमरा, ये सब मिल जाता है। तो पहले तो आप अपनी, देखिए फिल्म बनाने से पहले ना अपनी ट्राइब बनानी ज़रूरी होती है, क्योंकि फ़िल्म एक ही आर्ट है जो अपने आप में सिर्फ एक आर्ट नहीं है। इसके अंदर सारे आर्ट फॉर्म यूज़ होते Combination हैं, of art. सारे आर्ट फॉर्म यूज़ होते हैं। इसमें मतलब आपका पेंटिंग भी यूज़ हो रही है, इसमें आपका कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग भी हो रही है, इसमें परफॉर्मिंग आर्ट, एक्टिंग भी यूज़ हो रही है, म्यूज़िक भी हो रहा है। तो ये एक ऐसा आर्ट है जो सबका कम्बिनेशन है। तो ये कोई भी एक आदमी अकेले नहीं कर सकता, कोई भी आदमी बिना ग्रुप के फिल्म नहीं बना सकता। तो आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी शहर में, जिस गाँव में, पहले तो अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को चुनिए। एक तारीख ढूंढना एक, पड़ेगा। हाँ, वो ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढ के फिर उसमें से टैलेंटेड लोग की कौन क्या कर सकता है उसको इकट्ठा करिए, फिर आप एक फ़िल्म बनाइए। फिल्म बनाने के बाद बहुत सारे सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, आजकल तो एआई आ गया, वहाँ भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कितने सारे, जहाँ पर आप अपनी फ़िल्म खुद ही अपलोड कर सकते हो और वो मल्टीपल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आपकी फ़िल्म पहुंचा देंगे। ज़्यादातर अगर इंडिया में नहीं तो बाहर तो बहुत सारा आपको ऐसा हेल्प मिलता है, मतलब आपकी मूवी बाहर के बहुत सारे देशों में पहुंच जाएगी। और अगर आपने थोड़ी भी ठीक ठाक फिल्म बना ली है तो आपको शायद ये हैरान हुई होगी जान के कि आप अपनी फिल्म अमेज़ॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर सकते हो और उसमें आपको पे पर व्यू में पैसा मिलता है, जैसे यूट्यूब आपको देता है, बट अमेज़ॉन थोड़ा अच्छा पैसा देता है। इंडिया में नहीं हो सकता। इंडिया में मैं कहा ना, काफ़ी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं अभी भी, लेकिन वर्ल्ड वाइड आप किसी ना किसी के थ्रू, बहुत सारे सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू आप रिलीज़ कर सकते हो। तो ऐसे धीरे धीरे रिकग्निशन आपको, और बहुत सारे, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब फिल्म बनाओ, और अगर आप फिल्म पहले तो सच्ची फिल्म बनाओ जहाँ के आपको वहाँ की कहानी बनाओ, ताकि आपके लिए आसान हो। और आपकी कहानी, लोकल कहानियाँ जो होती हैं ना, लोकल, हमारा स्लोगन है लोकल स्टोरीज फॉर ग्लोबल ऑडियंस। लास्ट में बस ये बताइए, जो झूठ बोल के निकले थे वो झूठ पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो क्या हुआ? हाँ, पकड़ा गया था। वो हम लोग मुंबई आ गए, फिर हम लोग थोड़े दिन फ़ोन पे झूठ बोलते रहे घर वालों को। फ़ोन भी तब पल्स के हिसाब से चलता था, तो जल्दी जल्दी फ़ोन करते थे लैंडलाइन पे। तो लेकिन जब यहाँ पैसे ख़त्म हो गए और हालत बहुत बुरी हो गई, तो बड़ी मुश्किल से मतलब हम लोग घर वापस पहुँचे। ट्रेन के पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे। तो जब तक हम मुंबई से वहाँ पहुँचे तो हमारी शक्लें ऐसी हो चुकी थी कि हमें कुछ बोलना नहीं पड़ा। जब हम घर पहुँचे तो वो शक्ल देख के ही समझ गए कि क्या हुआ होगा। लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स जो होते हैं, उन्होंने सवाल नहीं किया इस बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थैंक यू राज जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत अच्छे से सब कुछ शेयर किया, और इससे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है, एक उम्मीद जगेगी। वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ खत्म हो जाए और कोई उम्मीद बाकी ना रहे, तब भी एक उम्मीद ऐसी आती है जो सब कुछ बना देती है। तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट तकरीबन वाला काम करेगा। और आप लोगों के लिए हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए, जब बचपन ऐसी जगह गुजर रहा हो जहाँ पर कुछ भी ना हो और आसपास खौफ का माहौल हो, तो कुछ लोग डर के इन्फ्लुएंस होकर उसमें शामिल हो जाते हैं, कुछ लोग लाइफ को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी में से एक नई दिशा ढूंढ लेते हैं, जो राहत जी ने ढूंढी। जहाँ पर लोग मायूस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, वहाँ पर वो फैसला कर लेते हैं। ये हमें आज का पॉडकास्ट सिखाता है। जहाँ पर आप सोचते हैं कि यार मैं झूठ बोलते हूँ अपने आप से, मैं इसलिए बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ बीइंग ए मेंटर आपको, कि सबसे ज़्यादा झूठ हम खुद से बोलते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने झूठ खुद से नहीं बोला, सच बोला। हाँ, उसके लिए अपने घर वालों से और परिवार वालों से ज़रूर झूठ बोलना पड़ा, जो बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया। तो खुद से झूठ ना बोलें, खुद के लिए सच्चे रहें, तभी आप एक सच्चे फिल्म मेकर बन पाएंगे, अपनी सच्ची बात कह पाएंगे, सच्ची कहानी कह पाएंगे। और अगर सच में कहेंगे तो वो फिर दुनिया भर में गूंजेगी भी, लोग पूछेंगे भी, और आपका रास्ता बनता चला जाएगा।
तो आपके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप एक आउटसाइडर हैं, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने लिए क्या सोचते हैं, आप अपने लिए क्या तैयारी करते हैं। अगर तैयारी होगी तो आज के माहौल में आपके पास सब कुछ अवेलेबल है और आप जहाँ से चाहें शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर आज फेस्टिवल में जा सकते हैं, उसके भी पैसे नहीं हैं, तो आप जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगती उसमें जा सकते हैं। आप ज़रूर ये ट्राई करना शुरू कीजिएगा और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आके पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि राहत जी से पूछ के उसके आंसर आप तक पहुंचा पाऊं, ताकि आप भी आगे बढ़ें और सभी फिल्म मेकर मिल के आउटसाइडर्स के लिए एक ऐसी जगह बनाएं, एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां पर अगर कोई भी अपनी बात कहना चाहे तो कोई भी लिमिटेशन उसको रोक ना पाए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।